हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सगुन कोचिंग सेंटर। दिस सगुन कुमार राठौर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसका लेक्चर नंबर 2। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, और मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है हमारी, ये बेसिकली नीट वालों के लिए है, लेकिन इसके साथ ही 11th क्लास वाले भी जो हमारे बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। और चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, उनके लिए सभी को यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। उनके लिए सभी के लिए हमारा चैनल उपलब्ध है, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली 11th क्लास वाले, नीट क्लास वाले और जो अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ये वीडियो देखने के बाद, ये पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों, चलते हैं और हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेकिन पढ़ाई को स्टार्ट करने से उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ेंगे आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें मतलब मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, उसी में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अगर कोई, और हमारे ऑल वाले बेल आइकन को सेट कर लीजिए, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियोस डालूंगा तो अब वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो पिछली क्लास में आपके लिए पढ़ाया था, उसके आगे हम हेडिंग डालेंगे। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया कि जो सेल का शेप होता है वो वेरी होता है, मतलब हर सेल का अलग अलग होता है, सेम किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो हम अगला हेडिंग डालेंगे, वो हमारा शेप ऑफ सेल, ठीक है। शेप ऑफ सेल। तो बेसिकली सेल का जो हमारा शेप होता है वो होता है वेरी, ठीक है, मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। वेरीज होता है हमारा, अलग अलग होता है। तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर, हम एक पॉइंट लिखेंगे कि शेप ऑफ सेल्स वेरीज विद द फंक्शन परफॉर्म। मतलब जो शेप होता है सेल का, वो मतलब अलग अलग होता है उनके फंक्शन के आधार पर, कि वो फंक्शन क्या कैसे कर रही है सेल, मतलब कार्य कैसे कर रही है, वर्क कैसा कर रही है, ठीक है। तो उनके हिसाब से उनका जो होता है स्ट्रक्चर वो अलग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट एक कि शेप ऑफ सेल वेरीज विद द फंक्शन। शेप ऑफ सेल वेरीज with the function। shape of cell varies with the function it perform। मतलब जो भी वो फंक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका शेप अलग अलग होता है, ठीक है, उस सेल का। तो अभी मैं आपको कुछ जो होती है सेल, उनके मैं आपको शेप बता देता हूँ। वो अक्सर हमारे कंपटीशन एग्जाम में नीट में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है वो राउंड और कॉनकेव होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल का जो होता है हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होती है उसका जो हमारा शेप होता है वो होता है राउंड एंड कॉनकेव, ठीक है। राउंड एंड कॉनकेव, ठीक है। तो आपको याद रखना। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट, वो है हमारी वाइट बीसी, मतलब डब्ल्यू वाई ब्लड सेल, ठीक है। वाइट बीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, ठीक है। वाइट ब्लड सेल मतलब डब्ल्यू बी सी, वाइट ब्लड सेल। ये जो होती है हमारी होती है अमीवाइड, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम अमीवाइड शेप की होती है हमारी, अमीवाइड, ओके बच्चों। उसके बाद हमारा आता है, वो है हमारा एपिथेलियल सेल। ये हमारी होती है कोलमनर एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। ये जो होती है हमारी होती है कोलमनर शेप की, ठीक है। कोलमनर शेप की हमारी होती है, और ये लॉन्ग एंड नैरो होती है, लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये होती है हमारी लॉन्ग एंड नैरो, और इनका जो शेप होता है वो होता है हमारा कोलमनर, ठीक है। उसके बाद जो हमारी आती है वो हमारी आती है नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल हमारी आती है, होती है हमारी ब्रांच्ड एंड, नर्व सेल हमारी होती है वो होती है ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। मतलब ये हमारी ब्रांच होती है, शाखित होती है और लॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट लेंगे, वो है हमारा ट्रेकियार्ड, ठीक है। ट्रेकियार्ड जो होती है वो होती है हमारी इलोंगेटेड, ट्रेकियार्ड ट्रेकियार्ड ये होती है हमारी इलोंगेटेड, ठीक है। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब हमारी आती है लास्ट में, वो आती है हमारी मेसोफिल सेल, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, अक्सर आपसे कंपटीशन एग्जाम में नीट में पूछ सकता है, और भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। हमारी मेसोफिल सेल होती है वो हमारी होती है राउंड एंड ओवल, ठीक है, राउंड एंड ओवल। तो ये होती है हमारे मित्रों, ठीक है। और इन्हें जो हमारी मेसोफिल सेल होती है इन्हें हम फोटोसिंथेटिक सेल भी कहते हैं, ठीक है।
मीजोफिल सेल जो होती है इन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक सेल, फोटोसिंथेटिक सेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। तो ये हमारी कुछ सेल थी जिनके हमने शेप के बारे में पढ़ा। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि शेप ऑफ सेल वेरीज विद द फंक्शन ऑफ इट परफॉर्म, की जो भी उसका शेप होता है वो जो आप फंक्शन कर रही है सेल उसके हिसाब से उसका शेप अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में कुछ डिफरेंस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कुछ डिफरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। ठीक है, वर्सेस का मतलब कि इनकी हम यहाँ पर डिफरेंस कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप इतनी बात याद रखना। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है लिखने का, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो इनके बारे में हम डिफरेंस लिखेंगे। पहला हमारा है जो डिफरेंस वो है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है होती है हमारी प्रिमिटिव सेल, और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है होती है हमारी एडवांस सेल। ठीक है, ये होती है हमारी प्रिमिटिव सेल, ये होती है हमारी एडवांस सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो होती है हमारी एडवांस सेल, मतलब प्रिमिटिव सेल। ठीक है, प्रिमिटिव सेल, और जो हमारी यूकैरियोटिक होती है ये होती है हमारी एडवांस सेल। ठीक है, एडवांस्ड सेल। ठीक है, उसके बाद जो होती है हमारी प्रोकैरियोटिक हमेशा ही यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक होती हैं ये हमारी यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर कि ऑलवेज यूनिसेलुलर। ठीक है, ऑलवेज यूनिसेलुलर। ठीक है, और जे होती हैं हमारी यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है कि इसमें जो होती है वो सेल वॉल इज प्रेजेंट बट नॉन सेलुलोज एंड पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट। की जो होती है हमारी इसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है बट नॉन सेलुलोजिक होती है। यहाँ पर जो होती है प्रोकैरियोटिक में वो सेल वॉल तो होती है लेकिन वो होती है यहाँ आपको नॉन सेलुलोजिक होती है, एंड पेप्टिडोग्लाइकन इसमें प्रेजेंट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि सेल वॉल इज प्रेजेंट बट सेल वॉल इज प्रेजेंट बट सेल वॉल इज प्रेजेंट बट नॉन सेलुलोज एंड बट नॉन सेलुलोज एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट बट नॉन सेलुलर, मतलब नॉन सेलुलोज। ये जो होती है सेल वॉल तो होती है लेकिन इसके पास नॉन सेलुलोज लाइक होती है। ठीक है, नॉन सेलुलोज एंड पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट, पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें जो होती है हमारी ये सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सेल वॉल जो होती है हमारी यूकैरियोट में वो प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी होती है। तो वो किसमें किसमें प्रेजेंट होती है और किसमें किसमें एब्सेंट होती है वो भी हम लिख लेंगे। इधर हम डालेंगे प्रेजेंट और इधर हम लिखेंगे एब्सेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, कि सेल वॉल जो होती है यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट भी हो सकती है और मतलब एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी जो है प्रेजेंट होती है डायटम्स में होती है, डायटम्स में होती है हमारी, डायनोफ्लैजिलेट में होती है हमारी, डायनोफ्लैजिलेट फंजाई में होती है हमारी। ठीक है, फंजाई में होती है और प्लांट्स में होती है। ठीक है बच्चों, प्लांट्स में होती है। और मैं आपको बता दूं कि डायटम्स में ये जो होती है हमारी सेल वॉल जो बनी होती है हमारी सिलिका की बनी होती है। ठीक है, ये सिलिका की बनी होती है, मेड बाय सिलिका, सिलिका की ये बनी होती है। ठीक है, तो हमारी सिलिका की बनी होती है। और डायनोफ्लैजिलेट में होती है हमारी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। और फंजाई में जो होती है वो हमारी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, फंजाई में जो होती है वो हमारी काइटिन की बनी होती है। और प्लांट्स में जैसे एल्गी टू एंजियोस्पर्म तक होती है, लेकिन ये प्लांट्स में होती है वो हमारी होती है सेलुलोजिक। ठीक है, सेलुलोजिक। ओके बच्चों, और ये एब्सेंट किस में होती है? तो ये होती है अमीबा में, पैरामीशियम में, इग्लिना में और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट होती है हमारी अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम और यूग्लिना एंड एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है हमारी डायटम्स एंड डायनोफ्लाजेलेट में, फंजाई में और प्लांट्स में, और एब्सेंट होती है हमारी अमीबा में, पैरामीशियम में, इग्निना में और एनिमल्स में, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम और भी डिफरेंस देखते हैं, और इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, वो सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, क्योंकि इस बार पता नहीं एनटीए ने कैसा पेपर बनाया, क्योंकि वो कठिन भी आ सकता है, सरल भी आ सकता है और मॉडरेट भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सारी चीजें नोट कर लिए, नोट कर लिए आप लोगों ने बच्चों। तो आगे बढ़े, चलते हैं आगे, ठीक है। ठीक है सर। अब आप कहें कि सर आप पढ़ाते ही रहते हैं, कुछ मोटिवेट नहीं करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक। तो बच्चों, अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो जाएं, उसके बाद आपको हंसी मजाक करें या चाहे आप मस्ती करें, उसके बाद तो कोई बात नहीं। क्योंकि अगर मैं, हमारे एक सर है थे जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाई थी 12th क्लास में, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति 25 साल मेहनत करता है, वो आने वाले 75 साल ऐसे काटता है। क्योंकि मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, तो हमारे जो टीचर थे और जो फिजिक्स के टीचर थे, वो मुझे ऐसा पढ़ाते थे कि मुझे डेरिवेशन जो था वो मैं याद करते ही करते, मतलब वो समझाते थे, वो मुझे वैसे ही याद हो जाता था, ठीक है। और वो कहते थे कि रटंत विद्या कदाचित न फलंती, कि रटने से, रटने वाली विद्या आपको कभी भी काम नहीं आएगी। आप जो भी चीज पढ़ें, एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ें, ठीक है। तो इसी लेवल से मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी लेवल से तैयारी की है, ठीक है। तो बच्चों, जो व्यक्ति 25 साल मेहनत करता है, वो आने वाले 75 साल ऐसे काटता है। तो आप अभी मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आप ऐसे काटिए, ठीक है। खूब मौज मस्ती कीजिए, बस 25 साल आने वाले कुछ टाइम है। इसके लिए एक बार नीट क्लियर हो गया, या आपको मिल गई कोई जॉब बढ़िया जहां पर आपको हो गया, तो आपका पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम मतलब यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस देख रहे थे, वही हम आगे करेंगे अपने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि वो अभी जो मैंने आपके लिए सेल वॉल के बारे में बताया था, उसका कुछ एक्सेप्शन है। उसका जो हमारा एक्सेप्शन है वो है हमारा, जैसे हो गया हमारा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, उसमें आप एक एक्सेप्शन लिख लीजिए। इसमें जो है हमारा एक्सेप्शन है प्रोकैरियोट में, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसमें जो होती है वो हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा यूकैरियोट है, इसमें तो वो होने दीजिए आप, इसमें नहीं, कि इसमें आप प्रोकैरियोट में एक एक्सेप्शन एक याद रखना, कि जिसमें हमारा होता है माइकोप्लाज्मा। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लेता है, जिसमें सेल वॉल जो होती है हमारी वो होती है एब्सेंट, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अगले जो आता है इसका डिफरेंस, वो है हमारे की मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होती है इसमें वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जो हमारी होती है वो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होती हैं वो हमारी एब्सेंट होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, आर एब्सेंट, आर एब्सेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और मैंने आपको कल इसके बारे में लिखवा दिया था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हमारी कौन कौन सी होती है, तो वो आपको पता होंगी, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। और जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होती है वो यूकैरियोटिक में हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट। जो हमारी यूकैरियोट होती है इसमें हमारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं वो राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती है, तो बात आपको पता है, ठीक है। राइबोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं, वो कितने मतलब पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं 70S टाइप के, ठीक है। राइबोसोम जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 70S टाइप के, ठीक है। उसके बाद जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम पाए जाते हैं हमारे, वो 70S एंड 80S के पाए जाते हैं, ठीक है। 70S से 80S। हम इसी चैप्टर में राइबोसोम के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि ये एस क्या होता है, 70S कितने होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपको मैं इतना ही बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो होते हैं वो 70S और 80S टाइप के पाए जाते हैं, इनके बारे में हम थोड़े थोड़ा पढ़ लेंगे। 70S और 80S, ठीक है। तो 70S जो होते हैं इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये 70S होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे, 70S होते हैं इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पाए जाते हैं। 70S होते हैं इनसाइड
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कि जो 70s होता है वो हमारा इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 80s। 80s जो होता है हमारा पाया जाता है ये एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो हमारा 80s होता है ये एसोसिएट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है हमारा ये विद आरईआर मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारा, आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ हमारा जुड़ा हुआ पाया जाता है। ठीक है, और प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है जैसे सेल के अंदर जो हमारा होता है लिक्विड, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये उसके अंदर फ्रीली मतलब आराम से पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम कुछ और डिफरेंस पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो है हमारे, अभी आप यहाँ से बनाइए। ठीक है, अब हमारा कुछ डायग्राम आता है इसमें। ठीक है, जैसे डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारी कोई सेल है। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम लाइक ये है स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा। ठीक है, ये हमारा अब ये जो है हमारा ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए, इसे हम नेक डीएनए भी कहते हैं। ये हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए, बैक्टीरियल, ये जो हमारा है बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए, बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए, या इसे हम नेक डीएनए भी कहते हैं, नेक्ड डीएनए। ठीक है, नेक डीएनए, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो होती है हमारी डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, इसे हम कहते क्या है, ये जो हमारा होता है ये होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये होती है हमारी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और इसमें वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड, लेकिन इसमें जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा एब्सेंट होता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस आर एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है हमारा। ठीक है, और इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और न्यूक्लियोलस हमारा जो होता है वो होता है एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है जो वो भी होता है हमारा एब्सेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बारे में हो गया। अब हम इधर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ वरना आपको फुल बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम है, डायग्राम में हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें बस समझना है कि हमें समझ में आए एक चीज। ठीक है, तो मान लीजिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री है हमारी कोई। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए हमारे क्रोमोसोम्स पड़े हुए। ठीक है, इसके अंदर एक और है हमारी, इसमें जो है वो है हमारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, मैं पहले सर इसमें इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप इतना नोट कीजिए, उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, वरना आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए, तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, हमारा जो पसीना निकल रहा है इसकी आप मेहनत रख भी हमारी रंग लाएगी, बस आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे जो हो गए हैं यूट्यूब पर वो हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों के सपोर्ट से, तो आप लोगों का वेरी 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 थैंक यू। लेकिन आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, क्योंकि इतने कम टाइम में मात्र 7-8 दिनों में 100 सब्सक्राइबर करना यूट्यूब पर बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बस ये सब आपका प्यार और सपोर्ट है, आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर मैं आपको वही बताता हूँ। यहाँ पर जो होता है हमारा होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये होता है हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और ये जो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये इसके मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एब्सेंट मतलब प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, इसमें जो होता है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर जो होता है एब्सेंट होता है, और इसमें जो होता है हमारा वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर
वो होता है, वो हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर आर प्रेजेंट, ठीक है। ये जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है बच्चों, ये जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है इसमें। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी होती है इसमें प्रेजेंट। और न्यूक्लियोलस भी होता है, वो भी होता है प्रेजेंट इसमें, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी हमारा इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं हमारे होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये जो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं ये बने हुए, ये होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, डीएनए। इन्हें हम मतलब डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। ये केवल यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं ये हमारे क्रोमोसोम्स डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम्स डीएनए ये होते हैं हमारे डबल स्टैंडर्ड लीनियर, डबल स्टैंडर्ड लीनियर, ठीक है बच्चों। तो आपको ये बातें कुछ याद रखनी है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ डिफरेंसेस और हैं हमारे, वो उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, उसके बाद अब जो है हम कुछ और जो हमारे डिफरेंसेस रह गए उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जश्नबाजी की शाम है, तो बच्चों आपको सब चीज समझ में आ रही है, बिल्कुल एक एक। मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल आपको पूरी मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ रही होगी। तो अब हम जो हमारे और डिफरेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब जो हमारे डिफरेंसेस हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो जैसे इसमें कुछ साइज होते हैं, जैसे ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये हमारे स्मॉलर साइज में होते हैं, और जो हमारे यूकैरियोट होते हैं हमारे लार्जर साइज में होते हैं, ठीक है। ये स्मॉलर साइज में होते हैं, लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। स्मॉलर साइज ये होते हैं हमारे लगभग 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। 3 to 5 माइक्रोमीटर होते हैं। और हमारे होते हैं लार्जर इन साइज जो होते हैं 10 से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। लार्जर इन साइज ये होते हैं हमारे 10 to 20 माइक्रोमीटर। उसके बाद हमारा आता है प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट मतलब इसमें आता है हमारा माइक्रोप्लाज्मा, जैसे मैं बताऊं, जिसे पीपीएलओ या फिर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है इसका जो होता है साइज माइक्रोप्लाज्मा, ये मैंने आपको पहले ही साइज लिखवा दिया है, लेकिन फिर से लिख दीजिए, आपका हो जाएगा रिवीजन। 0.3 माइक्रोमीटर, इसे पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ जिसे की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसमें जो होता है सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट भी जो होता है हमारा वो सेंट्रियोल होता है एब्सेंट, और जो हमारा यूकैरियोट है इसमें सेंट्रियोल जो होता है वो होता है प्रेजेंट। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि था कि जो सेंट्रियोल होता है इसके मतलब जो पेयर होता है इसके जोड़े को हम कहते हैं सेंट्रोजोम, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमारा सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट, और इधर जो होता है वो हमारा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रियोल प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। और जो होता है हमारा प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट में हमारी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारी डीएनए पैकेजिंग होती है, ठीक है। इसमें हमारी होती है हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, और इसमें जो होती है हमारी वो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो होती है प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन वो होती है हमारी प्रेजेंट, जो डीएनए पैकेजिंग में भी हेल्प करती है, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं पॉलीएमाइंस प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। मतलब जो इसमें होते हैं वो हमारे हिस्टोन प्रोटीन तो एब्सेंट होता है, लेकिन इनकी जगह पर होते हैं पॉलीएमाइंस, ठीक है।
पॉलीएमाइंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पॉलीएमाइंस जो होते हैं वो हमारे होते हैं प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि प्लाज्मिड होता है, इसमें हमारा जो प्रोकैरियोट होता है इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो होता है वो इसमें होता है प्रेजेंट और इसमें जो होता है वो होता है एब्सेंट। तो प्लाज्मिड के बारे में भी हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो होता है ये होता है हमारा इसमें प्रेजेंट। प्लाज्मिड जो है प्रोकैरियोट में होता है प्रेजेंट और यूकैरियोट में होता है एब्सेंट। प्लाज्मिड होता है इसमें एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट। अब प्लाज्मिड क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लाज्मिड जो होता है इन सम बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए स्प्रेड। जैसे मैं आपको बताऊं, आप एक डायग्राम के माध्यम से समझिए आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये तो होता ही हमारे इसके अंदर, ठीक है, एक होता है डीएनए, लेकिन इसके अलावा कोई और एक डीएनए इसमें आ जाए, ठीक है। तो ये जो यही होता है हमारा डी जो होता है सर्कुलर स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पर एक और अगर जो प्रेजेंट हो जाए तो इसे भी हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड कुछ नहीं, इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन में आपको लगवा देता हूँ कि प्लाज्मिड क्या होता है। कि इन सम बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड, इन सम बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है बच्चों। तो जो होता है ऐसे कोई भी बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये है हमारा, तो इतना हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम कुछ नोट करके एक दो पॉइंट लिखेंगे, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक दो पॉइंट लिखवाता हूँ, ठीक है। कुछ हम अपने पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे, ठीक है। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। आप साथ साथ मेरे नोट्स बनाइए और आप नोट्स ऐसे बनाइए कि आप जैसे पढ़ें, जैसे मेरी तो राइटिंग खैर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप अपनी राइटिंग इतनी अच्छी कीजिए कि अगर आप देखें तो आपको उनके लिए पढ़ते हुए मन करे, ठीक है। तो हो गया होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम एक पॉइंट लिखेंगे अपना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नोट करके अब हम डालेंगे एक पॉइंट अपना, ठीक है, नोट। अब आप ये मत करना कि 1000 का नोट है, 2000 का नोट, 1000 के तो बंद हो गए हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है 2000 के भी बंद होने वाले हैं, वो पता नहीं कुछ खबर आ रही थी, मतलब मैंने देखा था एक, अब वो पता नहीं वो क्या है, फेक है या क्या है, ठीक है। तो हम अपनी इधर ध्यान देते हैं कि वायरस डू नॉट हैव अ सेल कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो हमारा वायरस होता है, वायरस के बारे में मैं आपको एक नोट करके लिखवा रहा हूँ कि वायरस होता है इसे हम ना तो लिविंग थिंग कहते हैं और ना तो नॉन लिविंग थिंग। लेकिन ये जो हमारी होती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि वायरस डू नॉट हैव अ, वायरसेस डू नॉट हैव अ सेल, वायरस डू नॉट हैव अ सेल completely living organism, completely living organism, ठीक है बच्चों। ये मतलब पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन इसे हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग कहते हैं, मतलब इसे हम कहते हैं कनेक्टिव या कनेक्टेड लिंक बिटवीन, इसे बिटवीन लिखवाता हूं मैं, ठीक है, बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की हमारी होती है कनेक्टेड लिंक, ठीक है। ये होती है हमारी कनेक्टेड लिंक, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको ये लिखवा दिया एक पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, कैसी होती है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सीधे पढ़ते हैं अपनी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल आपके लिए डायग्राम से समझाऊंगा कि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप इतना नोट कर लीजिए, वैसे तो नोट कर लिया होगा, इसमें कुछ नोट करने वाला पॉइंट है नहीं ज्यादा, आपको पता भी होगा ये। तो हम यहीं से ऊपर से ही इरेज कर देते हैं इतना, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो डायग्राम बनेगा तो आ नहीं पाएगा, इसलिए यहीं पर ऊपर से पढ़ते हैं। और हेडिंग डालेंगे अपना अपनी कॉपी में भी कि प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताए थे। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं, ठीक है।
बैक्टीरियल सेल। अगर प्रोकैरियोट कहीं पर भी आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आनी चाहिए कि हम इसे बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। सही बनेगा, ज्यादा इधर बड़ा हो गया है ये। तो ये हम बना रहे हैं डायग्राम। ठीक है, आप मेरे साथ साथ ही डायग्राम बना लीजिए। तो बच्चों ये मैं आपके लिए डायग्राम पूरा मैं आपके लिए डायग्राम से समझाऊंगा, जैसा हमारा बुक में भी ऐसे नहीं समझाया गया जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी है सबसे बाहर, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये जो होती है हमारी, इसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। और इसके अंदर जो होती है ये होती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो हमारी वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनके लिए आपको ऐसे ही बिल्कुल ऑर्डर में आपको याद कर देंगे। ठीक है, अक्सर आपसे पूछ लेता है। और ये जो तीनों के लिए अगर हम मिला दें, जैसे हमारी पहली हो गई, हमारी दूसरी हो गई, हमारी तीसरी हो गई, अगर हम इन तीनों को मिला दें तो इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं सेल एनवलप। ठीक है, सेल एनवलप, सेल एनवलप। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर बनाऊंगा आपके लिए कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है हमारा। आपको पता होगा ये प्रोकैरियोट में क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको। ये होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, या तो इसे कहते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, इसे कहते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमारा होता है कुछ लिक्विड, कुछ लिक्विड इसमें पाया जाता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें होता है हमारा साइटोप्लाज्म, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा निकला होता है, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। तो इसे जो हम कहते हैं वो होता है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है प्रोकैरियोटिक सेल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम फ्लैजिला। फ्लैजिला ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है ऐसे करके। ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है, इसे हम कहते हैं पिलई। ये जो मैंने आपकी बनाई है इसे कहते हैं पिलई। ये भी हमारी मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है फिम्ब्रेई। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इन्हें कहते हैं फिम्ब्रेई। ठीक है बच्चों, ये होती है हमारी फिम्ब्रेई, जिन्हें हिंदी में कहते हैं झालर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारा होता है ऐसे करके कुछ हमारा यहाँ पर इसके अंदर होता है स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं आरएनए। ये हमारा है आरएनए। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा बढ़िया ऐसे बना लीजिए बढ़िया। ठीक है, तो ये जो था हमारा वो था आरएनए। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं तो ये था हमारा आरएनए, जो हमारा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है। ठीक है, इसे होता है सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद जो प्रेजेंट होती है मतलब ये हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सभी में प्रेजेंट होती है। बात आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, ऑल प्रेजेंट मतलब सभी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, हर जगह होती है हमारी, हर एनिमल्स में होते हैं उनमें होती है हर जगह। ठीक है, तो जो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये इट कैन बी प्रेजेंट एंड एब्सेंट इन नॉट कंपल्सरी। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स का ऐसा नहीं है कि हमारी प्रेजेंट भी हो सकती है और ऐसा नहीं है कि हमारी नहीं भी हो सकती है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इट कैन बी प्रेजेंट, इसके बारे में हम लिखेंगे कि इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी प्रेजेंट एंड एब्सेंट इन, एंड एब्सेंट इज नॉट कंपल्सरी, एंड एब्सेंट इज नॉट कंपल्सरी। ये हमारा कोई कंपल नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि ये होगी कि होगी या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं ये जो है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो फोल्ड हो गया थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है,
तो इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, जो हमारा फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है, ठीक है। ये जो फोल्ड हो जाती है हमारी अंदर वाली मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। ये होता है हमारे क्रोमोसोम, और ये जो होती है हमारी फोल्ड हो जाती है, फोटोसिंथेटिक का वर्क करती है। ओनली फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियम होता है हमारा, ये फोटोसिंथेटिक का वर्क करता है, फोटोसिंथेटिक वर्क, ठीक है। वर्क ओनली, ये केवल हमारा फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर मैं आपको बना रहा हूँ, कि ये जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं मीजोसोम, ठीक है, इसे कहते हैं मीजोसोम, ठीक है। ये हो गया हमारे मीजोसोम, जो आपके किस में करते हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। फंक्शन है इनका रेस्पिरेशन, फंक्शन होता है इनका, वो होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसमें जो होती है हमारी ये मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इन्हें हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। ये होती है हमारी इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। ये हमारी इंक्लूजन बॉडी, जो मतलब रिजर्व मटेरियल करती है, जैसे कोई फूड हो गया उसके लिए रिजर्व मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है, रिजर्व मटेरियल, ठीक है बच्चों। तो रिजर्व मटेरियल का काम करते हैं, और इसमें एक कुछ आपके लिए दिखाई देंगे कि हमारे राइबोसोम हो गए, ठीक है। जैसे ये जो है हमारे हो गए आपके राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम इसमें कितने टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था 70S, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं वो हमारे होते हैं 70S टाइप के, ठीक है, जो 50 और 30 यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये सब बता दिया, आपको और भी तो कोई चीज में रह नहीं गई है, ठीक है। सभी चीजों के बारे में मैंने बता दिया। तो मैं इस बार पूरा आपको डायग्राम समझा देता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपके लिए बताया था कि हमारी होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होती है हमारी सेल वॉल, उसके जो सबसे अंदर होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सभी एनिमल्स में मतलब जो होते हैं ग्रेड उनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर जो हम कहते हैं उसे हम कहते हैं सेल एनवलप, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, इट कैन बी प्रेजेंट एंड एब्सेंट, इज नॉट कंपलसरी। इसका ये नहीं है कि हमारी प्रेजेंट भी हो या एब्सेंट भी हो, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है ऐसा। उसके बाद ये जो है हमारा, ये हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और इसके अंदर जो हमारा लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर, इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। और ये जो है हमारा फ्लैजिला है, ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है आपको फ्लाई दिखाई दे रही है, पिलई, ये भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसके बाद है हमारी फिम्बरई, ये भी प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और ये आपको दिखाई दे रहा है आरएनए, ये होता है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो है दिखाई दे रही है हमारी इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, इनका काम होता है रिजर्व मटेरियल करना, ठीक है। और ये जो है हमारा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रोमोसोम में फोटोसिंथेटिक वर्क करता है, और ये केवल फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में आपको मिलता है, ठीक है। और ये जो है हमारे, ये हमारे मीजोसोम्स, ये रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर यहाँ पर होते हैं मीजोसोम्स, ठीक है। और ये जो बनते कैसे हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगी यहाँ पर, क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें कैसे प्रोकैरियोटिक सेल में बनते हैं, तो ये हमारी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी फोल्डिंग से बनते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया, ये होते हैं हमारे राइबोसोम, और राइबोसोम जो होते हैं इसमें होते हैं 70S टाइप के, जो हमारे दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं 50S और 30S, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद हम थोड़ी सी और चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद और कुछ देर तक पढ़ेंगे, हमारी लेक्चर हो जाएगा, और 10 मिनट के बाद लगभग हम कर देंगे एंड अपना सेशन, ठीक है। तो वहाँ पे बना लीजिए, आपने पूरा बना लिया होगा शायद, लेकिन बना लीजिए, आपको टाइम चाहिएगा थोड़ा सा। और वैसे अब तो कैमरा क्लियर हो गया है, आपको सब दिखाई दे रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैंने कैमरे का थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। तो बच्चों आपने बना लिया होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे इरेज करता हूँ। बताओ, इसे बनाने में इतनी देर लगी और इरेज करने में थोड़ी सी देर। सो स्टूडेंट्स, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल में जो जो मैंने अभी आपको बताया उन सभी के बारे में, जो भी मतलब इसके पार्ट थे उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि किसका क्या फंक्शन होता है, कौन कैसे बनता है, क्या क्या होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला हेडिंग अब हम डालेंगे, वो जो हमारा हेडिंग होगा वो क्या होगा, तो प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरियल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम प्रोकैरियोटिक या फिर बैक्टीरियल सेल, इसके जितने भी पार्ट होते हैं उनके बारे में, प्रोकैरियोट्स, इसका मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। सिंपल बात, कोई हमारे लिए घुमा फिरा कर बात नहीं करनी है,
जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएरो, साइनोबैक्टीरिया हो गया, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और राइजोबियम, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, उनके बारे में हम लिख लेते हैं। जैसे कोई हमसे पूछ रहे कि प्रोकैरियोटिक सेल के, बैक्टीरिया के, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारी बैक्टीरियल सेल होती है इसके एग्जाम्पल बताओ, तो ये सब हमारे होते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो इनके बारे में मैं भी आपको लिखवा देता हूँ, कुछ जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसा एनडीए पेपर बना है। तो इस बार हमें देखिए एनटीए को चैलेंज तो देना नहीं है, क्योंकि पिछली बार पता नहीं 720 आ गए थे 66 बच्चों के, तो इसलिए हमें इस बार चैलेंज नहीं देना है, बस हमें अपनी मेहनत करती जानी है और उस लेवल तक खोल के आना। 700 पार इस बार नंबर लेके आए हैं, ठीक है, 700 से ज़्यादा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम कि माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा हो गया हमारा, ठीक है, जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी मैंने अभी आपको फुल फॉर्म लिखवा दी थी। उसके बाद हमारा आता है साइनोबैक्टीरिया, फिर बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, बीजीए जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, वो आता है हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और आता है हमारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। तो ये कुछ हमारे इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, तो इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और मैं पहले से इसमें वो डाल देता हूँ थोड़ी इन, तब तक आप इतना ही नोट कीजिए, नहीं तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, आप नोट कीजिए। तो बच्चों नोट कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम इसमें एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड रैपिडली एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मैं आपको जैसे इस पॉइंट के बारे में बताऊँ थोड़ा बहुत, कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मतलब जैसे जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, ये मतलब तेजी से डिवाइड करती है। प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड रैपिडली एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल की तुलना में जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है बहुत तेजी से डिवाइड करती है और मतलब बहुत ऑर्गन बनाती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें आपके इन नोट करके पॉइंट लिखना है, ये हो सकता है आपका जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हम अपना कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है डिवाइड्स रैपिडली एज कम्पेयर टू, डिवाइड्स रैपिडली, रैपिडली एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा, ये हो गया पॉइंट। अब इसके बारे में जैसे कुछ इसके पार्ट्स है, मतलब जो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताए थे, उन सभी पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला हम मतलब कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, हम उसके बारे में हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ग्लाइकोकैलिक्स होती है हमारी बाहर वाली मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो आती है हमारी, वो आती है हमारी सेल वॉल, फिर उसके अंदर आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं सेल एनवेलप। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल एनवेलप क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर कि सेल एनवेलप, सेल एनवेलप, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल एनवेलप, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो होती है हमारी टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, ये हमारी टाइटली बाउंड होती है, 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं सबसे बाहर वाली होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होती है सेल वॉल और उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें बिल्कुल ऑर्डर वाइज याद करनी है, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि टाइटली बाउंडेड 3 लेयर स्ट्रक्चर। अब वो 3 लेयर कौन सी होती हैं उनके बारे में भी हम लिख लेते हैं। पहली हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी है हमारी वो सेल वॉल, और तीसरी जो है आती है हमारी, वो आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमारी ये आती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, और विच एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, जो होती है हमारी सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह हमारी जो सेल यूनिट होती है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है तो सबसे पहले आपकी स्किन को टच करेगा, उसके अंदर फिर और एक जो होती है लेयर उसके अंदर जाएगा। तो ये जो होती है हमारी प्रोटेक्ट करती है किसी भी बैक्टीरिया से या फंगस जो भी आपका हो, उसके जैसे डिजीज हो उससे आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो एक्ट लाइक एज डिसीज, ठीक है। तो विच एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है, विच एक्ट
एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम पहला हेडिंग ही पढ़ेंगे अपना, जो है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग निकालेंगे हम अपना ग्लाइकोकैलिक्स। तो आप अपना सुंदर सा हेडिंग लगा लीजिए ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है हमारी आउटर कवरिंग होती है सेल एनवलप की, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल एनवलप, ठीक है। लिखेंगे हम कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल एनवलप, ठीक है बच्चों। तो इनके बारे में हम लिखेंगे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल एनवलप, ठीक है। ये हमारे तो सबसे बाहरी कवरिंग होती है। और कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट बैक्टीरिया, जो मतलब बनी हुई होती है अलग अलग बैक्टीरिया में, अलग अलग टाइप की बनी होती है। और इसकी जैसे थिकनेस होती है जो वो भी अलग अलग होती है अलग अलग बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये भी पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट बैक्टीरिया सेल, मतलब यार बैक्टीरियल सेल। तो ये है हमारे बच्चों, ठीक है। ये है हमारी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया पॉइंट। अब हम जैसे ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है इसे एक मतलब टू टाइप से होती है। जैसे एक होती है कैप्सूल, एक होती है स्लाइम लेयर। इसके लिए हम दो डिवीजन करते हैं। होता है कैप्सूल जो होता है हमारा टाइट रिजिड लेयर होती है, और स्लाइम लेयर जो होती है वो हमारी लूज और लूज शीट कवरिंग होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे बना देंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा कैप्सूल होता है वो होता है टाइट रिजिड लेयर, ठीक है। कैप्सूल होते हैं टू टाइप की, और जो होता है कैप्सूल होता है टाइट रिजिड लेयर, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर आता है वो आता है हमारा स्लाइम लेयर। और जो होती है हमारी लूज शीट कवरिंग, ठीक है। लूज शीट कवरिंग, ठीक है बच्चों। ये होती है हमारी लूज शीट कवरिंग। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के हम फंक्शन पढ़ेंगे, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों। 47 मिनट हो गए, लगभग 50 मिनट होने वाले हैं। और मतलब 5 मिनट की क्लास होगी, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे अपना यहीं पर, ठीक है। कुछ फंक्शन पढ़ लेंगे इसके, उसके बाद हम सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा इतना, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, इसके फंक्शन पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स इसके जो फंक्शन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। बस ये हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आज के सेशन एंड करेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको बताऊं इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहले तो आपको पता ही होगा कि होती है हमारे लिए इससे बचाती है। और भी कई फंक्शन होते हैं हमारे कि ये जो होती है। और मैं आपको बताऊंगा ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है हमारी म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ग्लाइकोसैकेराइड ग्लाइकोकैलिक्स मेड बाय, किसकी बनी होती है हमारी? ये बनी होती है हमारी म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। मेड बाय म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारी होती है हमारी म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। और इसकी कुछ फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे अपना कि फंक्शन, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसका पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम हॉस्ट इम्यून सिस्टम। ये मतलब बैक्टीरिया से बचाती है आपको। जैसे आपका जो जैसे इम्यून सिस्टम होता है, जैसे आप मान लीजिए आप जैसे घर में रह रहे हैं और आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ गया, मान लीजिए आपके मौसा जी ही आ गए, ठीक है। तो जो आप हैं उस वक्त, तो आप होंगे होस्ट, ठीक है। और आपके जो मौसा जी होंगे वो होंगे आपके गेस्ट, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा होता है हमारी जो कवरिंग करती है कि प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम हॉस्ट इम्यून सिस्टम। ये हमारे लिए बैक्टीरिया जो आ रहा है वो होता है हॉस्ट, वो मतलब वो होता है गेस्ट। और आप जो होते हैं उस वक्त वो होते हैं हमारे गेस्ट, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे बैक्टीरिया से रोकता है, आपके इम्यून सिस्टम को बचाता है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो कई बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उनसे जो होता है हमारे प्रिवेंट करता है, रोकता है आपको, ठीक है। तो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम हम लिखेंगे प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट, मतलब प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम,
इम्यून सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इसका नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा कि प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन। मतलब डिहाइड्रेशन के अब यहाँ पर एक मीनिंग आता है कि प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन। जैसे बैक्टीरिया को निर्जलीकरण मतलब एक होता है डिहाइड्रेशन, जैसे जल का वाष्पीकरण नहीं होता मतलब वेपराइजेशन, तो उसी तरह से होता है हमारा डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण, ठीक है। जल का मतलब वो होता है मतलब वेपराइज में, आप इतना समझ लीजिए कि ये वेपरेशन के लायक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन, प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम, लेकिन यहाँ पर हम बैक्टीरिया के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सब बैक्टीरिया के लिए होगा। आप जैसे मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन के लिए, लेकिन आप मान लीजिए कि यहाँ वही बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो ये सब हम बैक्टीरिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरियल सेल यहाँ पर आ रही है हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ठीक है, प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब कि जल का जो है वो वाटर का ज़्यादा वो ना हो, मतलब खपत ना हो ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारे ग्लाइकोकैलिक्स में भी एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया। जैसे ये जो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें एब्सेंट होती है, ठीक है। जैसे ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है हमारी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें एब्सेंट होती है, ये भी पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स आर एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया, ग्लाइकोकैलिक्स आर एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ मतलब बैक्टीरियल सेल होती है उनमें हमारी ये एब्सेंट होता है। तो जो हमारा इसमें आता है मैं आपको बताऊं तो यही था वैसे इसके बारे में, लेकिन आपको लिए कुछ अगर मैं बता दूं कि जैसे एक आता है हमारा ग्रिफिथ जी का एक्सपेरिमेंट, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। तो उनका जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया पर, ठीक है। जिसमें उन्होंने 2 स्ट्रेन उसके पता लगाया था, एक लगाया था आर सेकंड स्ट्रेन का और एक लगाया था एस थर्ड स्ट्रेन का। तो आर सेकंड जो स्ट्रेन होता है उसमें जो हमारा होता है वो कैप्सूल एब्सेंट होता है, जो मैंने अभी आपको कैप्सूल बताया वो होता है टाइट रिजिड लेयर जो मैंने बताई थी आपको, वो कैप्सूल जो होता है वो तो हमारा एब्सेंट होता है और रफ कॉलोनी बनाकर रहते हैं। और जो हमारा एस थर्ड जो स्ट्रेन होता है उसमें हमारा होता है कैप्सूल वो होता है प्रेजेंट होता है, जो स्मूथ कॉलोनी बना के रखते हैं। तो वहाँ पे इतनी आपको बात पता होनी चाहिए, लिख लीजिए यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्मेशन जो था हमारा ग्रिफिथ ने जो हमारा वो किया था अपना एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक हमारे भाई साहब थे जिन्होंने कई चूहों को ऐसे मारा, मतलब जैसे ये तो इन्होंने तो बोल लिया था एक्सपेरिमेंट में अपना, ठीक है। मतलब इन्होंने जैसे चूहे ही थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने कई चूहों की हत्या की और उसके बाद यहाँ तक पहुंचे, मतलब अपना इन्होंने एक नॉलेज का अपने लिए एक हमारा थ्योरेटिकल से वैल्यू दी, जिससे थ्योरेटिकल दिया एक थ्योरी दी जो उसी से हमारे लिए इतनी सारी नॉलेज हुई है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में। तो ये हमारा था इनका। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस लिया एक, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जिसे मैंने अभी बताया कि इन्होंने आर सेकेंड स्ट्रेन और एस थर्ड स्ट्रेन के बारे में पता लगाया, आर सेकेंड स्ट्रेन और एस थर्ड स्ट्रेन के बारे में इन्होंने पता लगाया, ठीक है। तो इन्होंने जो पता लगाया था कि आर सेकेंड स्ट्रेन में जो होता है वो हमारा कैप्सूल एब्सेंट होता है, ठीक है। इन्होंने ये पता लगाया कि आर सेकेंड में जो होता है वो हमारा कैप्सूल जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये जो होता है एब्सेंट होता है, और ये जो हमारे होते हैं ये रफ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है, रफ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है बच्चों। और जो हमारा एस थर्ड स्ट्रेन होता है इसमें जो हमारा होता है वो होता है कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैप्सूल जो होता है वो हमारे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं हमारी स्मूथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है, स्मूथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो बस से आपको इतनी सी बातें पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो आज के सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला हेडिंग आएगा सेल वन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको एक पूरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। जैसे अगर मेरा अभी ऐप तो है नहीं, जब मैं ऐप बनाऊंगा तो मैं आपसे कहा करूँगा कि आप मुझे रेटिंग दें कि आपको ऐसे कैसा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका, लेकिन अभी यूट्यूब पर ही हम पढ़ा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।